तो नेक्स्ट जो है आपका वो हमने चेक किया था कि किस तरह की मूवमेंट होती है हमारी चेस्ट कैविटी में जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर को। तो इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका जो स्पेस जो है वो इंक्रीज करता है और एयर उसके अंदर चली जाती है और एक्सहेलेशन के टाइम पे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी एयर जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो। अपना आपका जो पाम है, आपकी जो हथेली है, उसको अपने एब्डोमेन पे रख के आप ब्रीथिंग के प्रोसेस को फील कर सकते हो कि आपका जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 10.4। इसमें हमने किया था कि जो साइज होता है चेस्ट का वो कितना एक्सपेंड करता है और नॉर्मल पोजीशन में जो साइज है आपकी चेस्ट का वो कितना रहता है। तो इस पूरे डाटा को हमने टेबुलेट किया था, अपने फ्रेंड्स की हेल्प से हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया था और ये फाइंड आउट किया था कि किसके केस में चेस्ट का एक्सपेंशन सबसे ज्यादा रहता है। जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा आपके लंग्स में एयर उतनी ज्यादा फिलअप होगी और जितनी ज्यादा एयर फिलअप होगी उनकी कैपेसिटी जो है काम करने की उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 10.5 के बारे में, जहां हमने ये चेक किया था कि जो एक एक्टिविटी की हेल्प से कि आपके जो लंग्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, डायफ्राम की मूवमेंट से क्या फर्क पड़ता है आपकी चेस्ट कैविटी के साइज के ऊपर, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन उससे पहले एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि व्हाई डू वी स्नीज, हम छींक क्यों मारते हैं, छींके क्यों आती हैं हमें। तो हमारी जो नोज होती है उसमें छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में उसमें एक लिक्विड सब्सटेंस जिसे म्यूकस बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो इनका काम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको ये बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो इन हेयर्स को पास कर जाते हैं और जो हमारी नेसल कैविटी की लाइनिंग है वहां पर जाके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से काफी इरिटेशन होती है और हमें छींक आ जाती है। और छींकने की वजह से वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हमारी नेसल कैविटी से बाहर निकल आते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 10.5 में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डायफ्राम की मूवमेंट है वो किस तरह से होती है, हम जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक प्लास्टिक बोतल ली थी। प्लास्टिक बोतल लेने के बाद हमने एक वाई शेप का स्ट्रॉ लिया था, दोनों तरफ जो दो एंड थे आपके स्ट्रो के वहां पर हमने दो बैलून्स को जो है वो टाई अप कर दिया था। आपकी जो बोतल है उसके फ्लोर को, उसकी बॉटम को कट करके वहां पर हमने एक रबर जो है वो बांध दिया था। इसके बाद स्ट्रो को उसके अंदर डाल दिया था और उसे लिड की हेल्प से क्लोज कर दिया था। तो उसके बाद हमने क्या किया था, जो फ्लोर था आपकी बोतल का, पहले उसे स्ट्रेच करके देखा, उस रबर को स्ट्रेच करके देखा। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो अंदर जो बैलून थे, दोनों जो डिफ्लेट बैलून थे उनका साइज जो है वो इंक्रीज करता है, वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, हवा उनके अंदर एंटर हो जाती है। सेम केस होता है आपके इनहेलेशन का। जब हमारा जो डायफ्राम है वो मूव करता है, मूव करने से आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस इंक्रीज करता है और एयर जो है वो अंदर चली जाती है। आपके लंग्स जो है उनका साइज एक्सपेंड करता है, चेस्ट कैविटी का साइज एक्सपेंड करता है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो, नीचे का जो रबर है बोतल में, तो दोबारा से आपके जो बैलून्स हैं वो डिफ्लेट हो जाते हैं, हवा उनकी बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे ही आपका डायफ्राम जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आता है, हवा जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है एक्सहेलेशन का प्रोसेस। तो ये हमने चेकआउट किया था एक्टिविटी 10.5 में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम सांस छोड़ने के दौरान क्या चीजें छोड़ते हैं, क्या हमारी जो ब्रीथ होती है जो हम छोड़ते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए हमने एक्टिविटी 10.6 की थी। उसमें हमने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब ली थी। टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा लाइम वाटर लिया था, लाइम वाटर के साथ साथ हमने एक स्ट्रॉ लिया था जिसे लाइम वाटर में डिप किया था। उसके बाद हमने 2-4 बार कुछ टाइम उसके अंदर जो हम ब्रीथ आउट करते हैं उस एयर को उसके अंदर हमने डालने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ स्ट्रो। फिर हमने उसको केयरफुली ऑब्जर्व किया क्या वहां पर कोई चेंज होता है या नहीं होता है। तो हमने क्या देखा वहां पर कि जो लाइम वाटर है उसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है
वो लाइम वाटर के कलर को मिल्की कर देती है। तो इससे ये पता चलता है हम जो एयर एक्सेल करते हैं उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। तो अगर परसेंटेज की बात करें इनहेल्ड और एक्सेल्ड एयर के अंदर, तो इनहेल्ड एयर में आपकी जो ऑक्सीजन है वो नियरली 21% प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 से 0.04% तक प्रेजेंट होती है। लेकिन एक्सेल्ड एयर की बात करें तो आपकी जो ऑक्सीजन है उसमें 16.4% ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो इंक्रीज करके 4.4% तक पहुंच जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम स्नेक्स की बात करें, एलिफेंट्स, लायंस, काउस की बात करें, तो उनके अंदर ह्यूमन बॉडी की तरह लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कॉकरोच की। कॉकरोच की जो बॉडी है उसमें स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसकी बॉडी के निचली हिस्से की तरफ। तो वो जो स्मॉल ओपनिंग्स है वो उसको सांस लेने में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमने इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। इंसेक्ट्स में भी सेम तरह का एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का जो उनको रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। ये जो एयर ट्यूब्स हैं वो ब्लड के साथ कनेक्ट होती हैं, तो जैसे ये एयर उसमें एंटर करती है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है एयर की वो डिफ्यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन एयर ट्यूब से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो आपकी अर्थवॉर्म में कैसे होता है या फिर आपका जो फ्रॉग है उसमें कैसे होता है। अर्थवॉर्म के अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस उसकी स्किन से होता है। अगर आप कभी उसकी स्किन को चेक करते हो तो काफी मॉइस्ट या स्लिपरी आपको फील होगी। तो उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो एयर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फ्रॉग में फ्रॉग की स्किन जो है वो हेल्प करती है एयर के एक्सचेंज में जब वो वाटर में होता है। लेकिन उसके अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो जब वो लैंड पर होता है तो एट दैट टाइम दोज लंग्स विल हेल्प द फ्रॉग इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ब्रीदिंग अंडर वाटर। इसमें हमने फिशेस का केस लिया था। इससे पहले हमने डॉल्फिन्स और व्हेल्स के बारे में क्वेश्चन किया था कि जब वो बाहर निकलती हैं, सरफेस पे आती हैं, तो वो फाउंटेन ऑफ वाटर शो करती हैं, फाउंटेन ऑफ वाटर को दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक सिंपल सा रीजन था कि जो ब्लो होल्स होते हैं, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं व्हेल्स और डॉल्फिन्स में, वो उनके हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब वो एक्सेल करती हैं एयर को तो ऐसा लगता है कि वो फाउंटेन जो है वो छोड़ रही हैं। तो ब्रीदिंग अंडर वाटर के केस में जब हमने फिशेस का केस लिया था तो हमने गिल्स के बारे में डिस्कस किया था। गिल्स जो हैं ये कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो गिल्स बेसिकली क्या काम करते हैं? जब वाटर जो है गिल्स से टकराता है तो ये गिल्स जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचा देते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको वहीं से रिलीज कर देते हैं। इसके बाद तो हम बोल सकते हैं कि गिल्स वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स का जो उनको रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट था आपका डिस्कशन का वो था डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता है? प्लांट्स आर ऑल्सो ए लिविंग थिंग एंड ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन विल ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा और हमेशा होता ही है। तो प्लांट का वो कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है? वो है स्टोमेटा। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो इन चैप्टर नंबर 1 कि जो आपकी लीव्स होती हैं किसी भी प्लांट की, उस पे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। वो पोर्स आपकी गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान भी और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान भी। इसके अलावा जो रूट हेयर्स होते हैं आपके प्लांट्स के वो भी गैसेस को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सोइल। रूट्स के अंदर पतले पतले हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो सोइल के स्पेस में एयर जो फिलअप होती है उस एयर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट्स की अगर बात करें तो स्टोमेटा भी हेल्प करता है और रूट हेयर भी हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। As we have seen that respiration is a complex process, तो ये जो respiration का प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
और इसको सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो जो आपके लैंड पे सरवाइव करते हैं, वो सभी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरा करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।